बच्चों इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्डर कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड और नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इस मेथड में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड द concentration at different time interval also calculate the order by using rate constant। तो इसे बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इसमें हमारे कोर्स में है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 12th क्लास में। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पहली रिएक्शन है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है जो जीरो ऑर्डर के लिए होता है k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है और इस फॉर्मूले की हेल्प से बाद में k की वैल्यू निकाल के क्या ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ड्राइव करना है और दूसरा क्या है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हम लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। इस फॉर्मूला ड्राइव करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कुछ ग्राफ देखेंगे जो भी सीबीएसई 12th क्लास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। तो हमें रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव करना है दोनों रिएक्शंस के लिए। कुछ ग्राफ ड्राइव करने हैं, हाफ लाइफ पढ़ना है इस लेक्चर में हमें। तो सारी चीज़ों को हमें इसको देखना है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर कर लेते हैं हम कंसीडर ए जर्नल इक्वेशन। अब हमने एक कंसीडर कर लिया एक जर्नल इक्वेशन और इक्वेशन है हमारे पास कि R जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से लिखेंगे हम इसका रेट, डिफरेंशियल रेट। तो मैं लिखूंगा और जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा जब मैं इसका रेट लिखूंगा, एक हाइपोथेटिकल रेट लिखूंगा तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा k और r की पावर लिख दूंगा मैं x। तो मैंने एक हाइपोथेटिकल रेट लॉ लिख दिया, हाइपोथेटिकल रेट लॉ। ये क्या है? हाइपोथेटिकल रेट लॉ। अब क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन x इक्वल टू मुझे जीरो रखना है
ऐसे केस में मेरे पास जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा k और r की पावर हो जाएगा 0। किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो रेट इक्वल टू k हो जाएगा। अब ये जो रेट है ये हमें लिखना है डिफरेंशियल रेट यानी इंस्टेंटेनियस रेट, तो माइनस मैं लिखूंगा dr/dt, माइनस dr/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा k। अब मैं dt की और माइनस की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो जिससे क्या हो जाएगा दोनों तरफ माइनस की और dt की मल्टीप्लाई जाए तो मेरे पास आ जाएगा dr इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k dt हो जाएगा। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड, यहां लिख देंगे इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dr इज इक्वल टू माइनस के, माइनस और के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा dt का। dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dr का हो जाएगा r इक्वल टू माइनस के और dt का हो जाएगा t, और जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाते हैं i। इस प्रकार से हमें एक इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर बोलेंगे इसको 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट इनिशियली एट जब t 0 होता है तो जो r नॉट है वो r के बराबर होती है, r के बराबर, यानी जो जब टाइम 0 जब शुरुआत रिएक्शन हुई है तो हमारे पास जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल के बराबर होगी, इनिशियल फाइनल के बराबर होगी। ऐसे केस में क्या होगा, मैं r की जगह रख दूंगा r नॉट और t की जगह रख दूंगा t0, t इक्वल टू 0। जब मैं ऐसा करूंगा तो r की स्थान पर रख दिया r नॉट इक्वल टू माइनस के इंटू 0 और प्लस i, तो हमारा i जो हो जाएगा वो r नॉट के बराबर हो जाएगा, r नॉट के बराबर। अब पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में i की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी i की जगह रख देंगे r नॉट। ऐसे केस में हमारे पास r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन में r इक्वल टू माइनस के टी प्लस r नॉट, लाइक दैट हम कर देंगे इसको। इस इक्वेशन का कंपैरिजन करा देंगे हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, यानी कंपेयर दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे हम 2, और कंपेयर दिस इक्वेशन बाई y इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपैरिजन करा देंगे। तो जब मैं लिखूंगा r इक्वल टू माइनस के टी प्लस r नॉट, तो यहाँ पे लिखूंगा y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी हो जाएगा। x एक्सिस पे मुझे लेना है टाइम और y एक्सिस पे लेना है r नॉट, तो मेरा इंटरसेप्ट r लेना है और इंटरसेप्ट मेरा r नॉट आ जाएगा, स्लोप आएगा माइनस के। तो जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा एक, तो हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा जहां पर मुझे y एक्सिस पे लेना है क्या r और x एक्सिस पे क्या लेना है टाइम। यहां से क्या आएगा मेरा इंटरसेप्ट आ जाएगा r नॉट और स्लोप आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ आ जाएगा, r नॉट आएगा इसका इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे लेना है r, x एक्सिस पे लेना है t, तो स्लोप आ जाएगा इक्वल टू माइनस के। तो स्लोप हो जाएगा माइनस के, इंटरसेप्ट हो जाएगा r नॉट और y एक्सिस पे r लेना है और x एक्सिस पे क्या लेना है टाइम। तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या है ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो कभी कभी क्या है एग्जाम में पूछा जाता है, ग्राफ देके ये पूछ लेगा आपसे कि इसका स्लोप क्या है, कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है और स्लोप हो जाएगा माइनस के।
या ये पूछेगा कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट हो जाएगा इसका माइनस, इंटरसेप्ट हो जाएगा आर नॉट। तो ये हमें ध्यान रखना है ये ग्राफ, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, आफ्टर द ड्रॉ द ग्राफ हम देखते हैं फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को करेंगे रीअरेंज, रीअरेंज इक्वेशन 2, रीअरेंज इक्वेशन 2, रीअरेंज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को करेंगे रीअरेंज। तो इक्वेशन 2 को जब आप रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन 2 है क्या हमारे पास कि r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, आर नॉट को आप के टी को इधर ले जाओ और r को इधर ले जाओ, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। तो यहां से k निकाल लेंगे तो k हमारे पास आ जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ जाएगा जीरो ऑर्डर के लिए। इसमें हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी होगी, फाइनल दी होगी और टाइम दिया होगा, उससे वैल्यू पुट करके हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। और के की जो वैल्यू आएगी तो उसकी यूनिट जो है, यूनिट ऑफ के, मैं पहले ही बता चुका हूं, यूनिट ऑफ के वो आएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। और यदि टाइम हमारे पास क्या है मिनट में तो पर मिनट आ जाएगी, और टाइम हमारे पास आवर्स में तो पर आवर्स आ जाएगी। इस प्रकार से क्या है, हम जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, यानी एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में। और इस प्रकार से हमने ग्राफ भी पढ़ा है इसके अंदर, तो ग्राफ को भी देख लेंगे, ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हो गया हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। यदि कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें हमें वैल्यूज देगा, और वैल्यू देने के बाद इस फॉर्मूले को हम टाइम के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम द फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा k। तो टाइम के टर्म में फॉर्मूला इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। इस प्रकार से हम जीरो ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला लिख लेंगे। और यदि आने वाला न्यूमेरिकल्स में हमें क्या है, के की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन पूछा है, जो भी हमें क्या है चारों वेरिएबल्स में कुछ भी पूछा है और तीन की वैल्यू दे रखी है, तो हम एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे लाइक दैट। नेक्स्ट निकालेंगे हम हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नंबर 2 टॉपिक है इसका हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ कि व्हाट इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ इज द टाइम, यानी इट इज द टाइम, इट इज द टाइम in which concentration of reactant, in which concentration of reactant become half of its initial concentration, known as half life, known as half life। इसे हम हाफ लाइफ बोलेंगे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, R कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अब इसके पास हमने क्या है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल है 5 मोल पर लीटर, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन रह जाती है 2.5 मोल पर लीटर।
2.5 मोल पर लीटर, यानी इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रह जाती है 2.5 मोल पर लीटर। और ऐसा होने में यानी 2.5 को 2.5 होने में मान लीजिए 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 सेकंड, ठीक है ना। तो 5 सेकंड क्या हो जाएगा हमारा हाफ लाइफ हो जाएगा, क्योंकि हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें क्या है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की आधी रह जाती है, तो इसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं। हम जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ कैसे निकाल रहे हैं, जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो उसको ड्राइव करने के लिए हमें जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा t। अब हम t के स्थान पर तो लिखेंगे t 1/2, t के स्थान पर तो लिख देंगे t 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ को हम t 1/2 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हाफ लाइफ जो है वो डिनोटेड बाई, यानी हाफ लाइफ डिनोटेड बाई t 1/2, हाफ लाइफ डिनोटेड बाई यानी इट डिनोटेड बाई t 1/2 और t 50%, तो फिर t 50% लिखो या t 1/2 लिखेंगे, तो t 1/2 लिख सकता हूँ या क्या लिख सकता हूँ t 50%। और क्योंकि इसमें क्या है जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की आधी रह जाती है, तो मैं r की जगह लिख दूंगा r0/2, r0/2। तो जब इस फॉर्मूले में हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए t को आप ले आगे आ जाइए k के स्थान पर, तो t के स्थान पर तो मैं लिख दूंगा t 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं r0 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा r0/2 और डिवाइड बाई किससे हो जाएगा हमारा k से। अब ये r0 है, r0/2 है, तो यहाँ बचेगा r0/2, तो t 1/2 इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा r0 और नीचे आ जाएगा 2 और k नीचे है, तो t हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा t इक्वल टू r0/2k, r0/2k। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास हाफ लाइफ का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इस प्रकार से हम क्या है हाफ लाइफ का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफ, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफ। ग्राफ पढ़ेंगे हम क्या है कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ, ठीक है। तो हमारे पास ये इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये टी हाफ है, तो हमें देख रहे हैं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन की। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार से आएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई ग्राफ कैसा होगा, यदि टी हाफ डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे या नहीं डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ हमारे पास इस प्रकार से आएगा, राइट। इसे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दोनों फॉर्मूले हमारे क्लियर हो गए। पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है k इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है t हाफ t 1/2 इक्वल टू r0/2k। यहां से आता है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल हमारे पास कौन कौन से हैं, इसको हम देख लेते हैं। पहला है, फर्स्ट है हमारे पास डीकंपोजिशन, पहला है डीकंपोजिशन ऑफ NH3 अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, हॉट प्लेटिनम सरफेस, हॉट प्लेटिनम सरफेस के ऊपर अमोनिया का डीकंपोजिशन एक प्रकार से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। रिएक्शन लिख देंगे कि 2NH3 गैस, एरो के ऊपर लिखेंगे प्लेटिनम और यहाँ पे लिखेंगे 1130 केल्विन टेम्परेचर पे। जब हम क्या है अमोनिया को पास करते हैं ओवर प्लेटिनम, तो वो दो भागों में टूट जाती है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस,
N2S प्लस 3H2S। अब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। जब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K, और जो रिएक्टेंट होता है उसकी पावर हो जाएगी जीरो, उसकी पावर जीरो। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा K हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अमोनिया चाहे मैं कितनी भी इसके अंदर अमोनिया को ऐड करता हूं, इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो अमोनिया पे डिपेंड नहीं करती है। इस रिएक्शन का होना अमोनिया की मात्रा पे डिपेंड नहीं करता है कि अमोनिया की मात्रा हमने कितने डाली है। वो डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास जो प्लेटिनम है वो हमने कितना डाला है, उसका सरफेस एरिया कितना है, ज्यादा से ज्यादा NH3 एब्जॉर्ब हो रही है नहीं हो रही है, नहीं हो रही है तो फिर क्या है, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो प्लेटिनम की एक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि प्लेटिनम हमारे पास प्रॉपरली एक्टिव है, प्रॉपर काम, ठीक है। तब उसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में रिएक्टेंट की पावर को जीरो लिखते हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया हमारा जीरो ऑर्डर का, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। दूसरा हमारे पास क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, डीकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो गोल्ड सरफेस पे HI का डीकम्पोजिशन भी एक प्रकार से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो 2HI गैस यहां ले देंगे गोल्ड, हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा H2 गैस प्लस I2 गैस, H2 गैस प्लस I2 गैस। इसका भी रेट हम इसी प्रकार से लिखेंगे कि रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा K और HI की पावर जीरो, HI की पावर जीरो। तो हो जाएगा रेट इक्वल टू K, रेट इक्वल टू K, इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये हमारे जीरो ऑर्डर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और बहुत सारी रिएक्शंस जो एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है, क्योंकि उन रिएक्शंस में एंजाइम ही क्या है, एज ए कैटलिस्ट काम करता है और रिएक्शंस को प्रोसीड करता है, ना कि आपने अमाउंट कितनी ली है रिएक्टेंट की उस पर डिपेंड करता है। तो उसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ, फॉर्मूले, न्यूमेरिकल से संबंधित यदि कोई चीज इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल दे रखी है, टाइम दे रखा है तो K निकाल लेंगे, यूनिट लिखेंगे उसकी प्रॉपर्ली, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर यूनिट है। तो पहला हमारा हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम फॉर्मूला ट्राई करते हैं। हमें फॉर्मूला पहले से ही पता है कि भी फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग R नॉट अपॉन R। तो ये फॉर्मूला हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए R नॉट अपॉन R ड्राइव करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या फॉर्मूला है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल क्या है, एक रिएक्शन लिख लेंगे कि R हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट जो है वो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहां से लिख लेंगे इसके लिए एक हाइपोथेटिकल रेट लो। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K और R की पावर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो R की पावर लिख देंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे अभी फिलहाल X, और फर्स्ट ऑर्डर में X बराबर क्या रखना है हमको, 1। ऐसे केस में हमारे पास जो रेट है वो हो जाएगा K और R की पावर 1। R की पावर 1 को हम लिखें या ना लिखें, पावर को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की पावर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है। यहां से मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे निकालना है डिफरेंशियल रेट, तो माइनस इस रेट की जगह लिख दूंगा माइनस dr अपॉन dt, dr अपॉन dt इक्वल टू K और R। दोनों तरफ इधर R को तो मैं इधर ले आऊंगा, D को इधर, और माइनस की मल्टीप्लाई भी उधर ही कर दूंगा। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई, तो इधर कट जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास dr अपॉन R इज इक्वल टू माइनस K dt। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, इंटीग्रेट इक्वेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट इक्वेशन
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर देंगे। तो dr अपॉन r इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन dt लिखेंगे। यहां से इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln r, जहां पर ln है नेचुरल लॉग, ln r इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले आएंगे i। ये इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वही कंडीशन लगाएंगे एट t इक्वल टू 0, यदि t 0 है तो हमारी जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो r0 है, जो r है वो इनिशियल के बराबर हो जाएगी, r0 के बराबर, जो r है वो हमारी r0 के इक्वल हो जाएगी। ऐसे केस में क्या है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दूंगा ln a, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्या, ln r इक्वल टू हो जाएगा माइनस t की जगह रख दूंगा 0, t की जगह रख दूंगा 0, और इस r की जगह रख दूंगा मैं r0, r की जगह रख दूंगा r0, तो r की जगह तो r0 और t की जगह 0 रख देंगे, तो ln r0 जो है वो हमारा i के बराबर हो जाएगा। और पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट में हम i की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0, ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। ln को मैं इधर ले आऊंगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ln r माइनस ln r0, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नॉट, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस के टी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के टी। जब माइनस में होता है तो लॉग चला जाता है हमारा डिवाइड में, तो ln r अपॉन क्या हो जाएगा, r0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी। अब यहां से दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, और इस इक्वेशन को मान लेंगे अभी फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। और नेक्स्ट हम देखेंगे टेकिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का क्या ले लेंगे हम, एंटी लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r0 और e की पावर माइनस के टी, ये फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल डिके। यदि फॉर्मूला ये आता है कि भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके, तो इसको लिख सकते हैं। फिर हम अपने उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले का कंपैरिजन कराएंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 है हमारे पास ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। इसका कंपैरिजन करा देंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो c मतलब इंटरसेप्ट लेना है मुझे ln r0, x एक्सिस पे t लेना है, इंटरसेप्ट माइनस के आएगा, और y एक्सिस पे ln r0 लेना है। तो जब मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूंगा इसमें, तो मेरे पास मुझे यहाँ पे लेना है ln r, यहाँ लेना है मुझे टाइम,
इंटरसेप्ट आएगा मेरा क्या, ln r0, और स्लोप जो हो जाएगा, स्लोप आ जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, स्लोप इक्वल टू माइनस के। तो सीबीएसई में हमसे पूछता है कि भाई ये ग्राफ है हमारे पास सामने, ये ग्राफ किस ऑर्डर का है और इसका स्लोप क्या होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, इसका स्लोप माइनस के होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होता है वहां ln आता है, और जो जीरो ऑर्डर का होता है वहां पर क्या है, ln नहीं आता है। बस ये डिफरेंस है दोनों ग्राफ में, ठीक है। दोनों के लिए स्लोप भी सेम रहता है कि, तो ये ग्राफ हमें केयरफुली ध्यान रखना है कि भाई ये ग्राफ बनता कैसे है, और दूसरा क्या है, इस ग्राफ से यदि ग्राफ आ गया तो फिर हमें कैसे बताएं कौन से ऑर्डर का ग्राफ है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर का है तो क्या है, ln नहीं होगा, और यदि फर्स्ट ऑर्डर का है तो ln होगा, ठीक है। इस प्रकार से इस ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है, अभी क्योंकि हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हम आगे अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड इक्वेशन मैंने लिखी थी, यही सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो रीअरेंज इक्वेशन 2 को रीअरेंज करेंगे तो ln r0 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ln r, kt को इधर ले जाएंगे, ln r को इधर ले जाएंगे। तो जब kt को आप इधर लेके जाएंगे तो kt हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर ln r को लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं ln r0 माइनस ln r, लाइक दैट, ठीक है। माइनस में तो हमें पता है कि डिवाइड में चला जाता है, तो kt बराबर क्या हो जाएगा, ln r0 अपॉन r, ln r0 अपॉन r, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और क्योंकि नेचुरल लॉग को रिप्लेस करें हम, नेचुरल लॉग यानी ln को रिप्लेस करें तो 2.303 लॉग आता है, लॉग बेस 10। तो kt इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे बेस 10 आप लगाइए, ठीक है। या रिप्रेजेंट मत करिए, जब लॉग इस प्रकार से तो बेस 10 माना जाता है। तो kt बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2.303 लॉग और r0 अपॉन r, इस प्रकार से। और यहाँ से t का हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला जिसपे मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल डिपेंड होते हैं, वो आ जाता है 2.303 अपॉन d लॉग r0 अपॉन r, r0 अपॉन r, जहां पर t टाइम है, k रेट कांस्टेंट है, r0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, और r हमारे पास क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास k का फॉर्मूला आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लेकिन यदि हम इस इक्वेशन को फिर दोबारा से थोड़ा सा देखें तो इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं, कौन सी इक्वेशन को मान लेता हूं, 3 इक्वेशन, और इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं 4, जो कि हमारे पास इक्वेशन है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट निकालने की। लेकिन इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, रीअरेंज आप करोगे थर्ड इक्वेशन को, यानी रीअरेंज इक्वेशन 3 को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास है kt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 लॉग r0 अपॉन क्या हो जाएगा r। हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट इसको लिख सकते हैं ऐसे, लॉग r0 अपॉन क्या हो जाएगा r इक्वल टू kt अपॉन 2.303। अब हमें इस इक्वेशन पे भी क्या है, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इस इक्वेशन का हम कंपैरिजन करा देंगे y इक्वल टू mx प्लस c से। तो इस पर भी एक ग्राफ पूछा गया है, y इक्वल टू mx प्लस c। x एक्सिस पे लेना है मुझे t, क्योंकि k और 2.303 कांस्टेंट है, और c हमारा कुछ नहीं है, इसके अंदर इंटरसेप्ट हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा, और y एक्सिस पे लेना है मुझे log k अपॉन r0 अपॉन r। तो यहाँ पे ले लेता हूँ log r0 अपॉन r0 अपॉन r, और x एक्सिस पे ले लेता हूं मैं t। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, स्लोप हमारे पास इस प्रकार से आएगा, और जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303।
तो इस प्रकार से ये ग्राफ भी हमें पूछा गया है, ठीक है, और हम इसको प्रॉपर्ली ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है के का फॉर्मूला। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड हैं। इस फॉर्मूले को भी आप क्या है रीअरेंज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम कैसे कैसे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं, या कैसे इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। यदि हमें क्या है रेट कांस्टेंट पूछा है तो हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, लेकिन यदि हमें टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम, तो t इक्वल टू क्या है, या एज पूछिए, कभी कभी एज पूछता है हमसे कि भाई एज बताइए, तो एज का मतलब वो ये हमें वो क्या है समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो 2.323 अपॉन के लॉग इसका हो जाएगा r नॉट अपॉन r, तो यही आ जाएगा। तो t उधर चला जाएगा और r नॉट t उधर और k इधर चला जाएगा। तो इससे क्या है, एक तो टाइम निकल जाएगा और एज पूछे तो एज निकल जाएगी। तो दो हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। हमसे कभी कभी log r नॉट अपॉन r की वैल्यू भी पूछ लेता है, log r नॉट अपॉन r। तो ये फॉर्मूला log r नॉट अपॉन r की फॉर्म में भी हो जाएगा, r की फॉर्म में भी, इसकी मल्टीप्लाई इसका डिवाइड करेंगे तो k इंटू टी अपॉन क्या है 2.303। और यदि हमें रेशियो पूछता है r नॉट अपॉन r का या r अपॉन r नॉट का रेशियो पूछता है, तो ऐसे केस में दोनों तरफ log का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास क्या, r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू एंटी लॉग ब्रैकेट में k इंटू टी अपॉन 2.303। अब इनिशियल कंसंट्रेशन यदि हमें दे रखी है और हमसे फाइनल पूछिए, क्या पूछिए, फाइनल, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा इनिशियल, तो हम क्या काम करेंगे कि इसकी जगह जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको रख देंगे, r नॉट r हमारा पूछा है, तो इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, और उसमें r नॉट में उसका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारे पास r आ जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। रफ कर देता हूं। नेक्स्ट आता है हमारा हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ का फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम उसे ड्राइव करें, ठीक है, और क्या क्या चीजें हम उस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले को, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव लिख लिया, ये हो गया हमारे पास रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो टी हाफ का फॉर्मूला लिख लेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा के, ये फॉर्मूला होता है टी हाफ का। तो टी की जगह तो मैं लिख दूंगा T1/2 इक्वल टू 2.303 अपॉन लिख दूंगा मैं क्या, के लॉग r नॉट ही रहेगा, लेकिन जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का आधा हो जाएगी, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या हो जाएगी, आधा। जब इनिशियल का आधा हो जाएगी इस प्रकार से लिखेंगे तो 2 हमारा चला जाएगा ऊपर, तो T1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा के, और लॉग r नॉट अपॉन r नॉट, और 2 चला जाएगा ऊपर, r नॉट से कैंसिल हो जाएगा r नॉट, यहां से T1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा के, और log 2 की वैल्यू रख देंगे। अब log 2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.3010,
जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा T1/2 इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अब क्योंकि इस फॉर्मूले को आप क्या है के भी निकाल सकते हैं, तो जब आपको हाफ लाइफ दे रखा हो तो 0.693 अपॉन क्या कर देंगे T1/2 कर देंगे। इससे आपका क्या है हाफ लाइफ आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा। तो दो चीजें निकालने के लिए इस फॉर्मूले को लगाया जाता है। जब रेट कांस्टेंट निकालना हो, हाफ लाइफ हमें क्या है हाफ लाइफ निकालना हो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो, ये फॉर्मूला लगाना है। और जब मुझे हाफ लाइफ क्या है दे रखा हो, रेट कांस्टेंट निकालना हो, तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। और हाफ लाइफ यदि उसने हमसे ये बोल दिया है कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो दिया, इसका मतलब है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो, तब भी उसने हमें हाफ लाइफ दिया है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है कि हाफ लाइफ ही नहीं कहेगा, कभी कभी ये बोलेगा कि हमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तब भी उसने हमें क्या है उस रिएक्शन का हाफ लाइफ दे दिया, यानी टी हाफ दे दिया। मान लो 50% कंप्लीट होने में 60 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उसने 60 मिनट को हम क्या है टी हाफ मारेंगे। तो ये हमारे पास क्या है टी हाफ का फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान रखना है, हमें एक बात और देखनी है कि नोट करके ये बात समझनी है कि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन not depend on initial concentration, जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म ही नहीं आ रही है ऐसी। तो हमारे पास जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तब हमारा ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ डिपेंड नहीं कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी है, उसका टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात आप हमें ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारे पास टी हाफ, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला भी निकाल लिया हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे कि भी कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हमें एग्जांपल फाइंड करना है। जैसे कि डीकंपोजिशन ऑफ N2O5, डीकंपोजिशन ऑफ N2O5। हमारे पास 2N2O5 कोई गैस है और वो डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, और टूटती है 2N2O4 गैस में और O2 गैस में। ऐसे केस में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई, ये हमारे पास एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2, डीकंपोजिशन ऑफ SO2Cl2, सल्फ्यूरिल क्लोराइड है नाम इसका, राइट, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो SO2Cl2 गैस जब डिकम्पोज होती है तो SO2 गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस बनती है। सिंपल दिख रहा है, SO2 और Cl2 को अलग कर दो तो SO2 गैस बनेगी और Cl2 गैस बनेगी। ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अब इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, मैं रेट इक्वल टू क्या कर देंगे, रेट इक्वल टू के। अब क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की है तो SO2Cl2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो इस प्रकार से इसका क्या लिख देंगे हम, रेट लॉ, पावर 1 कर देंगे। इसका भी रेट लॉ लिख देंगे हम, तो इसका रेट लॉ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पर। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा के, और N2O5 की मोलर कंसंट्रेशन लिख देंगे। N2O5 क्या लिख देंगे, मोलर कंसंट्रेशन। तो इस प्रकार से डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ SOCl2, ठीक है। एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की।
थर्ड एग्जाम्पल है ऑल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई all radioactive decay all of unstable nuclei 88 Rn Ra 226 अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा 86 Rn 222 प्लस 2He4 तो ये एग्जाम्पल भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो जब मैं इसका रेट लिखूंगा तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास के, और आर ए की पावर कितनी हो जाएगी 1, ऐसे लिख देंगे। फोर्थ एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन का हाइड्रोजिनेशन भी, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इज इक्वल टू CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये भी हमारा क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। जो भी एग्जाम्पल है हमारे पास, डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, अब इसमें हमारे पास क्या है, हमें एजोआइसोप्रोपेन बनाना है। तो एजोआइसोप्रोपेन हमारे पास ये आइसोप्रोपेन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाऊंगा, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 और आगे भी CH3, ठीक है। ये डिकम्पोज हो जाएगा, एक तो बनेगा C6H14 यानी नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, N हेक्सेन प्लस इसमें आएगा हमारे पास नाइट्रोजन गैस बनेगी, क्या बनेगी, नाइट्रोजन गैस। तो ये बन जाएगा हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन, भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। गैस फेज के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गैस फेज, जब हमें कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर की टर्म में दी रखी गैस फेज। हमने मान लिया कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और वो रिएक्टेंट A, B और C में टूट रहा है, जहां पर AB क्या है, गैस है, B भी क्या है, गैस है, और C भी क्या है, गैस है। ऐसे केस में हमें क्या फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम मान लेंगे भाई इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर इनिशियल मान लेते हैं इसका PI, पार्शियल प्रेशर क्या मान लेंगे हम, PI। इसका जीरो मानेंगे। फाइनल प्रेशर, अब PI में से कुछ क्या है, वैल्यू निकल गई है। PI में से जो इनिशियल प्रेशर था A का, उसमें से कुछ वैल्यू निकल गई है, तो X मानेंगे यहाँ पर। इस X को हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, यदि यहाँ पर क्या है 1 लिखा हुआ है तो हम X से निकालेंगे। यहाँ पर भी 1 ही मोल है तो इसका X बनेगा, यहाँ पे भी 1 है तो इसका भी X। यदि यहाँ पर 1 2 होते तो 2X लिखता, चाहे यहाँ से निकाला X, लेकिन यहाँ पे 2X लिखता। यहाँ से क्या निकाला मैंने X, और यहाँ 3 होता तो यहाँ पे 3X लिखता। तो यहाँ से मैंने PI में से कुछ मोल निकले और उससे B और C बना, जिससे XX मोल यहाँ से हमने निकाल दिए।
यहाँ पे बचा मेरे पास पीए। पीए का मतलब पीए का प्रेशर। पीए का मतलब जो हो गया, जैसे हम फाइनल प्रेशर देखते हैं ना या फाइनल कंसंट्रेशन देखते हैं, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन एक तरीका से बच गई है, उसे पीए से बोलेंगे, लेकिन वो प्रेशर है तो पीए किसके बराबर हो जाएगा, पी आई माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। जो हमारा पीए है वो पी आई माइनस एक्स के बराबर होता है। तो यहां से हम टोटल प्रेशर निकालेंगे। टोटल प्रेशर कितना है, तो पीटी कितना है, तो पीटी आ गया मेरे, इसको इसको और इसको ऐड कर देंगे, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा तो पीटी आ जाएगा मेरे पास पी आई प्लस एक्स। यहां मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इधर ले जाऊंगा तो pt माइनस पी आई, pt माइनस पी आई। x की वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं यहां पर, तो मेरे पास pa आ जाएगा, तो pa आ जाएगा pi और माइनस pt माइनस पी आई, pt माइनस पी आई। तो मेरे पास pa आ जाएगा pi माइनस pt और प्लस पी आई। तो मेरे पास यहां पर हो जाएगा pa इक्वल टू 2pi माइनस पीटी। ये फॉर्मूला है, यही हमें निकालना होता है कि फाइनल प्रेशर कितना हो। इनिशियल तो मुझे पता है पी आई है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, जो हमारे पास फॉर्मूला था रेट कांस्टेंट का, वो था k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन थी लेकिन यहां पे मानूंगा मैं इनिशियल प्रेशर, डिवाइड बाई 2pi माइनस पीटी, 2pi माइनस पीटी, 2pi माइनस पीटी। ये फॉर्मूला केवल इसी इक्वेशन के लिए वैलिड है जो इस प्रकार की इक्वेशन होती है जिसमें 1 मोल रिएक्टेंट होता है और वो टूटकर 2 मोल प्रोडक्ट बनाता है। 2 मोल का मतलब है एक बी और एक सी। तो उस इक्वेशन के लिए वैलिड है। इसमें हमें टाइम यदि दे रखा है, ठीक है, तो टाइम निकाल लेंगे। हाँ, इस t की जगह हम t2 माइनस t1 भी रख सकते हैं, इस t की जगह हम t2 माइनस t1 भी रख सकते हैं। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t2 माइनस t1 लॉग pi अपॉन 2pi माइनस pt। इस प्रकार से गैस फेज के लिए और इस प्रकार की इक्वेशन के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास इक्वेशन कोई और दे रखी हो, कोई और इक्वेशन दे रखी हो, तो फॉर्मूले पे क्या फर्क पड़ता है तो उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। हमारे पास यदि इक्वेशन हमें दे रखी है, कोई दूसरी इक्वेशन दे रखी है हमको, तो उस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व, उसके लिए ऐसा फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है 2N2O5 गैस जो कि ब्रेक होकर क्या है 2N2O4 गैस में कन्वर्ट हो रही है और प्लस O2 गैस बना रही है, ठीक है ना। तो वो ये इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर मैं इसका मानूंगा पी आई, तब तक ये x, तब तक ये 0 और ये भी क्या था 0। फाइनली क्या हुआ, इसमें से क्या है, मुझे कुछ 2x घटाना है। मैंने बताया था पहले कि इसको जो लिखते हैं वो यहां से लिखते हैं, 2 आ रहा है तो 2x घटाएंगे, यहाँ पे 2 लिख रहा है तो 2x बनेगा, यहाँ पे 1 लिख रहा है तो ये x बनेगा। अब यहां से मुझे निकालना है, ये क्या बचा मेरा Pn2O5, तो Pn2O5 वही हमें निकालना होता है। Pn2O5 मतलब फाइनल प्रेशर कितना है, तो Pn2O5 मेरा Pi माइनस 2x के बराबर हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर यहां से मैं निकालूंगा तो Pt बराबर क्या हो जाएगा Pi माइनस 2x प्लस 2x और प्लस x, 2x से 2x कट जाएगा तो Pt हमारा हो जाएगा Pi प्लस x, Pi प्लस x। x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी Pt माइनस पी आई, Pt माइनस पी आई। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास Pn2O5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे मैं लिखूंगा Pi माइनस 2 और x की जगह लिख दूंगा Pt माइनस पी आई, x की जगह लिख दूंगा Pt माइनस पी आई। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Pi माइनस 2 Pt और प्लस
2pi। तो यहां से आ गया मेरा Pn2O5। तो Pn2O5 इक्वल टू हो जाएगा 2pi और 1pi, तो 3pi माइनस 2pt। ऐसे केस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब मेरा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग यहाँ पे लेंगे pi और यहाँ पे लेंगे हम 3pi माइनस 2pt, 3pi माइनस 2pt। ये हमारे इस प्रकार की इक्वेशन में फॉर्मूला आएगा। अब यदि इक्वेशन चेंज होती है तो फॉर्मूला भी फिर और ये चेंज हो जाएगा गैस फेज के केस में। लेकिन जो फॉर्मूला हमारा क्या है, मोलर कंसंट्रेशन के केस में था, जो हमें जहां पर कंसंट्रेशन के टर्म में दे रखी है, तो वो सेम रहेगा हर न्यूमेरिकल्स के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा बदलता रहेगा, राइट। तो आज की इस वीडियो में या इस क्लास में हम यहाँ तक देखेंगे, और अगली क्लास में हम क्या है न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिसमें रेट के न्यूमेरिकल्स होंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो भी हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। आफ्टर दैट मैं एक्सप्लेन करूंगा पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।